अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट जो है कनेक्टेड सो फार, कैन यू प्लीज कंफर्म आपको स्क्रीन वीडियो क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा जो जो कनेक्टेड है अभी तक सो फार, आपको आवाज स्क्रीन वगैरह सब क्लियर है? वो एकदम से नहीं आता ना, अभी भी लॉग इन किया जी। ऑनलाइन बच्चे जरा बताइएगा प्लीज जल्दी से, स्क्रीन आवाज वीडियो सब आपको क्लियर है? भाई जाग रहे हो? हेलो? या गुड नाइट मोड में चले गए हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नहीं, जाग रहे हैं, यस सर, ओके ओके, दैट्स गुड, ओके। अच्छा जी। आप लोग जाग रहे हैं? हाँ बिल्कुल जागते हैं। चले जी। बेटा देखो, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ ट्रिपल ए, और इसमें सबसे पहले क्लास का ये सिलेबस का इंट्रोडक्शन, पेपर का इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने जो है ना सबने एटलीस्ट एसबीआर सबने पढ़ा हुआ है, एम आई राइट? एसबीआर पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ है सबने, या अटेम्प्ट किया होगा, वट एवर। ऑनलाइन बच्चे बेटा सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एसबीआर सबने? ठीक है, आई होप बेटा पढ़ा हुआ है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ फॉर एग्जाम्पल, और वो ये सोच के आया है कि यार ये F8 का एडवांस है, सो दैट्स अ रॉन्ग परसेप्शन, सीरियसली दैट्स अ रॉन्ग परसेप्शन, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो इट इज हाईली एनकरेज कि आप लोगों को एसबीआर पहले पढ़ा होना चाहिए। मैं सबसे पहले ना इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, एडवांस ऑडिट के बारे में। देखो, जब आप लोगों ने मोस्टली, जैसे आप लोगों ने F8 में, आप लोग सारे मेरी क्लास में ही थे ऑलमोस्ट, जो ऑनलाइन है वो भी ये नजर आ रहे हैं। तो या F8 में इतना तो आपको याद है या होना चाहिए कि आपके पास जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वो जो चीज आती थी वो F3 लेवल की थी। किस लेवल की थी? वो F3 लेवल की आपके पास अकाउंटिंग हुआ करती थी। यहां पर एसबीआर, जिसके अंदर F7 भी आ जाएगा और F3 तो नॉर्मली आ ही जाएगा, ये सुन लो। तो अब सिस्टम क्या है कि यहां पर बेटा आपके पास सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको ये बताने जा रहा हूं वो ये है आपके पास कि एसबीआर की नॉलेज इज अ प्री रिक्विजिट। आपके पास दो पेपर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, डबल ए और ट्रिपल अपने आप में कुछ और भी इसमें चीजें हैं, ठीक है, दैट्स द थिंग। सबसे पहले एक काम ये करते हैं, सबसे पहले बेटा हम लोग ये काम ये कर रहे हैं अभी हम, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हाँ, ठीक, इसमें ना हम सबसे पहले अभी पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पूरा सिलेबस, और फिर उसके बाद पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट्स को, सही नाउ। अच्छा बेटा, ट्रिपल है आपके पास जो इसमें जो पेपर है, पेपर जो आपके पास पैटर्न है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप लोग एसबीआर का पेपर देके भूल तो नहीं गए? स्टैंडर्ड्स याद है ना? होना ही चाहिए, हाँ क्या? ताजा है ना? वो अपने दिमाग में उसको रखना, तो भूलना नहीं भाई, वो एसबीआर है। उसकी वजह आपके पास ये बचे कि आपके पास एसबीआर में, मतलब अब जैसे केस आ जाएगा उसमें IS-19 का जिक्र आ गया, IFRS 2 का जिक्र आ गया, IS-37 का जिक्र आ गया, तो खैर एनीवेज उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं, ठीक है। सो एसबीआर एंड डबल ए इज द प्री रिक्विजिट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। बेटा सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास ये है, पेपर पैटर्न में आपके पास एक आएगा सेक्शन ए, जिसमें से एक ही क्वेश्चन होगा बेटा, और वो कितने नंबर का होगा जी? बेटा क्वेश्चन ए में आप, सेक्शन ए में आपके पास वो याद है ना, प्रोफेशनल मार्क्स अलग होता है, हाँ प्रोफेशनल मार्क्स अलग है। सबसे पहले हम एक काम ये कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है आपके पास 50 मार्क्स का, कितने मार्क्स है? 50। इस 50 में आपके पास कुछ है टेक्निकल और कुछ है पीएसएम। पीएसएम मींस प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स, प्रोफेशनल मार्क्स अलग है। आपने आपने कोई दिया पेपर इसका पार्ट 3 का? कोई भी पेपर? डायरेक्ट पहला? वो कैसे? अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। वो मैं आपको सही सोच बता दूं, ठीक है, सही सोच बता दूं। ये से कई ऐसा होता है ना कि F8 को समझ के हम एडवांस में आ जाते हैं। जैसे बाद ऐसे बच्चे होते हैं जो सबसे पहले F9 पार्ट 2 पढ़ा, पहला पेपर AFM ले लेते हैं, क्योंकि ताजा ताजा क्या पढ़ा है? F9 समझ में आता है, सीरियसली वो समझ में आता है। बाद बच्चों ने SBR ले लिया, समझ आता है, ये समझ नहीं आता, बिकॉज इसके पीछे की जो बैकग्राउंड नॉलेज, ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज है, वो क्या है? दैट्स SBR एंड दैट्स अ प्री रिक्विजिट। नो, और मेरी नजर में अगर कोई ऐसा बच्चा जो SBR ट्रिपल ए साथ पढ़ रहा है,
तो वो 20 दिन बाद खुद ही एक पेपर पे आ जाएगा, क्योंकि जितना लेंदी है ना SBR आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है, वो जोश जोश में तो 2 पेपर में आ जाते हैं, वो ऐसा ऐसा ऑटो, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वो एक अलग स्टोरी है। एनीवेज बेटा यहाँ पर आपके पास कुछ है टेक्निकल मार्क्स और कुछ क्या है आपके पास प्रोफेशनल मार्क्स, ठीक है बेटा। अब टेक्निकल मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास 50 मार्क्स का है, जिसमें टेक्निकल मार्क्स कितने हैं 40 और 10 क्या है प्रोफेशनल मार्क्स। उसके बाद बेटा हम लोग आ जाते हैं आपके पास सेक्शन बी में। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, 2 सवाल आते हैं इसमें, 25 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 3 भी आएगा बेटा कितने का 25 नंबर का। तो कुल मिलाकर आपके पास कितने हो गए 100, सही है। अब ये जो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के पैटर्न्स हैं, इस 25 में 20 नंबर और 20 नंबर क्या है टेक्निकल है, और जो 5 नंबर है ये क्या है ये प्रोफेशनल है। इसका मतलब तुम्हारे पास जो प्रोफेशनल मार्क्स हैं वो कुल मिलाकर कितने हैं 20, और बाकी आपके पास कितना हो गया बेटा 18। अब ये जो बेटा जो प्रोफेशनल मार्क्स, मैं भी आज पूरा ओरिएंटेशन उसी के हवाले से दूंगा, पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा, फिर टॉपिक वॉपिक हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अच्छा अभी जरा पॉइंट समझिएगा क्या है, एक बात, ये जो प्रोफेशनल मार्क्स है ना अलग से एग्जामिन नहीं होते, ये नहीं कि अलग से एग्जामिन हो जाएंगे, नो, प्रोफेशनल मार्क्स अलहदा से एग्जामिन नहीं होते, ये आपके टेक्निकल मार्क्स के अंदर ही इंक्लूडेड है। किसके इंक्लूडेड है टेक्निकल मार्क्स। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं, एक रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल 10 नंबर की, अज्यूम करो उसको 80-20 में ब्रेक कर देते हैं ऑन इसका एवरेज के हिसाब से। 10 नंबर की रिक्वायरमेंट में से 8 नंबर टेक्निकल एरिया को टच करेगा और 2 नंबर किसको टच करेगा। अगर मैं इस 80-20 प्रिंसिपल को अगर स्प्लिट डाउन करूं, तो सर हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें 2 नंबर कौन से प्रोफेशनल मार्क्स हैं। तो वो आपको उस हर एक टॉपिक पे पता चलेगा कि ये टॉपिक क्या, जैसा आप बच्चों ने ऑडिट तो पढ़ा हुआ ही है, ठीक है ना। अब सवाल आता है रिस्क असेसमेंट का, मिसाल के तौर पे एफिट में आता था ना, क्या सवाल आता था रिस्क और रिस्पॉन्स। इधर रिस्पॉन्स नहीं है, सिर्फ रिस्क है, क्या है और आसान हो जाएगा ना, रिस्पॉन्स नहीं लिखते इसमें। और यही आपके पास 20-25 नंबर की रिक्वायरमेंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ ना, आपको पहले से पता होगा कि एटलीस्ट 50 नंबर किधर से मिल रहा है, मैं बताता हूँ मैं इसमें। तो व्हाट आई वाज सेइंग, तो वो जैसे सपोज रिस्क असेसमेंट है, अब रिस्क असेसमेंट के लिए बेटा आपके पास ना टेक्निकल स्किल्स में वो आना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स तो आनी चाहिए, साथ साथ एक स्किल होती है इवैल्यूएशन स्किल्स, क्या होती है वो आपको आनी चाहिए। और उसकी लिखने का अंदाज क्या होगा, कौन से की पॉइंट्स ऐसे होंगे कि जो आपके प्रोफेशनल मार्क्स को अटैक कर रहे होंगे, कौन से की पॉइंट्स ऐसे होंगे जो प्रोफेशनल मार्क्स को अटैक कर रहे होंगे, वो हमने उसको देखना है। सही, मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे। पहले बताइए लिख लिया आप लोगों ने, इज इट डन। एसबीआर का पैटर्न क्या था, अलग अलग है ना, ये ट्रिपल ए का अलग है, इसमें अलग है, इसमें आपके पास ये अलग पैटर्न है, ठीक है ये होगा। सो सबसे पहले पहले पेपर पैटर्न लिखिएगा, पूरे पेपर में, इसमें इसमें एफएम पढ़ा किसी ने, एफएम पढ़ा उसमें ये था, उसमें ये था, ऑप्शनल वाले में ये सारे, ऑप्शनल वालों में ये आई गेस एटीएक्स में भी यही मिलेगा आपको 20 मार्क्स, एटीएक्स में भी यही, वो ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल और कंपलसरी का अलग है। अच्छा ये हो गया मेरा सबसे पहला पॉइंट, ये हमने पेपर स्ट्रक्चर देखा, जो ऑनलाइन बच्चे मेरा पेपर स्ट्रक्चर हमने ये देख लिया, इज इट डन बच्चे, इज इट डन ओके। अब मैं टेक्निकल मार्क को तो फिलहाल बात ही नहीं कर रहा, मैं सिंपल बात करने जा रहा हूं किसकी, प्रोफेशनल मार्क्स की। सबसे पहले मैं आपको प्रोफेशनल मार्क्स के बारे में बता दूं होता क्या है, फिर थोड़ा सा पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस वगैरह ये लिख लिया ओके बेटा। अब आप इधर आ जाए और एक हेडिंग लिखिएगा अपने पास, प्रोफेशनल मार्क्स।
प्रोफेशनल मार्क्स पे बेटा जरा आ जाए सारे, कितने परसेंट है बेटा प्रोफेशनल मार्क्स आपके पास? उसमें एक है आपके पास कम्युनिकेशन, एक है आपके पास स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट, एक है आप लिखते हैं ना साथ साथ, कमर्शियल एक्यूमेन, और एक है आपके पास एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। नहीं लिखने मतलब आज पहली क्लास में ना आपको बहुत सारी चीजें बेहतरीन। तो ऑडिटर तुम ओपिनियन कैसे दोगे? बोला पेन ही नहीं है, नो ओपिनियन, डायरेक्ट डिस्क्लेमर। अली 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 अच्छा जी, बेटा सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास ये आया कि ये जो आपके पास, अच्छा बेटे जो प्रोफेशनल मार्क्स है ना, उसके लिए आपके पास ये सारी प्रोफेशनल मार्क्स आपके पास कितने परसेंट है बेटा? 20। अभी हम इसकी भी कैटेगराइजेशन करेंगे कि अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में बात सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कितने नंबर है? मैं इस वक्त प्रोफेशनल मार्क्स को डिस्कस करूं, कितने? उसमें 5-5। तो आपको ये बता दें कि कौन सी स्किल कौन से सवाल पे यूज होती है, सब डिफाइंड है पहले से। होता क्या है बताता हूं मैं। सबसे पहले इनके नाम लिख लें। आयशा को बताते हैं बेटा, समर वो बताते हैं बाद में। अच्छा बेटा ये हो गया आपके पास कम्युनिकेशन, स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट, कमर्शियल एक्यूमेन और एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। अब मेरी बात सुने, आई एम नॉट श्योर कि आप बच्चों के पास वो डॉक्यूमेंट है या नहीं है। मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। ये मार्च वाला ही सेशन खोलता हूँ मैं, इनमें मैंने रखा था, कहाँ रखा हुआ था वो, हाँ ये बेटा बात सुने, एक डॉक्यूमेंट मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ अभी, दिस वन। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों ने पढ़ा है? ये देखा? ये डॉक्यूमेंट देखा? क्या आपके पास होना चाहिए? मैं आपको दे दूंगा ये डॉक्यूमेंट। जैसे देखो बेटा ये सबसे पहला पॉइंट, बल्कि इसको मैं एनोटेशन पे खोलता हूँ, सबर दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। वर्बली जरा पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ऐसी चीज है ना कि इसका अगर आपको पैटर्न या तरीका या मैं इसको बोलूँ, अगर ये लिखने का ढंग आ जाए, सेंस आ जाए, तो आपके ये नंबर ऐसा ऐसा ठीक है ना, वो अच्छे खासे पक्के हो जाएंगे। और वो है क्या, जरा ये देखें बेटा, ये एक डॉक्यूमेंट है। आई विल बी सेंडिंग दिस डॉक्यूमेंट टू यू। मैंने तो बनाया नहीं ये डॉक्यूमेंट। किसका लोगो नजर आ रहा है आपको? एसीसी का, एसीसी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा ये बेटा सारे ऑनलाइन बच्चे बेटा सिर्फ देखते जाए अभी। और ये अब कोई हैंड आउट नहीं है आज, और कुछ भी नहीं है, सिंपल ही तमाम चीजें जो मैंने आपको पहले माइंड सेट करना है व्हाट ट्रिपल ए इज अबाउट। ये क्या है, क्या लिखा हुआ है? प्रोफेशनल स्किल्स, स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल ऑप्शंस एग्जाम्स। यानी कि अभी तो पढ़ने का कुछ है नहीं, खैर यार इसमें एनोटेट हुआ हुआ है, ये देखो, ये कम्युनिकेशन, स्केप्टिसिज्म, कमर्शियल एक्यूमेन और ये तमाम चीजें, ठीक है, 4 स्किल्स हैं। अभी ये नहीं पढ़ना, इसमें काम की बात क्या बतानी है, देखो ये एएफएम में किस तरीके से इस्तेमाल होगा, क्या लिखा हुआ है? एएफएम में कौन कौन से क्वेश्चन में ये किस किस तरीके से इस्तेमाल होगा, एएफएम की गाइड है। नेक्स्ट आगे बढ़े, ट्रिपल ए में, ये खैर वो एनोटेट हुआ, मैंने क्लास में पढ़ाया था, आप लोगों को तो मैं फ्रेश दूंगा ये, कि ट्रिपल ए में ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कौन कौन से क्वेश्चन में कौन कौन सी स्किल यूज होती है। आई बात समझ में? फिर आगे बढ़ो, एटीएक्स में कहाँ से इस्तेमाल होता है, किस पैटर्न पे। तो ये डॉक्यूमेंट खुद एसीसी ने लॉन्च किया हुआ है, एसीसी ने दिया हुआ है, तो ये आपको मैं इसके हवाले से बताऊंगा। लेकिन इस वक्त राइट नाउ आप सिर्फ मुझसे शॉर्टकट में सुनिएगा क्या चीज है, ताकि मैं आपको वो क्वेश्चंस बता सकूं। 50 नंबर तो अभी आ जाएंगे हमारे आज ही। हाँ, एथिक्स पढ़ा है, प्रोसीजर्स पढ़े, एफेट में रिस्क पढ़ा है, 50 नंबर हो गए।
50 तो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह इफ्तारी से पहले। अच्छा खैर हो गया परसों पेपर तो। आज सुना, हाँ ये भी सही था। देखो ये क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन। ये आपके पास आपके ट्रिपल ए में जो, अच्छा देखो यू पीपल हैव स्टडीड प्रोफेशनल का पेपर, आपको पता है ना रिपोर्ट अलग अलग एग्जिबिट्स होती हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये मैं सारी चीजें आपको लिखाऊंगा। कम्युनिकेशन इज अ फॉर्मेट। कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मेट है। आपको एक ब्रीफिंग नोट्स आएंगी, आपको उस ब्रीफिंग नोट्स का एक फॉर्मेट देना है। वो सिर्फ उस कम्युनिकेशन का फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। दैट्स इट। सही है। अब अगेन उसका क्या फॉर्मेट है वो सब चीजें बाद में, अभी नहीं। दूसरा बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ये तो मेरे ख्याल में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। FH में ही आपने पढ़ा है कि एक ऑडिटर के अंदर क्या होना चाहिए, स्केप्टिसिज्म, जजमेंट। यहां पर क्या चीज है, हाँ वेरीफाई करना है। ये क्या लिखा है, व्हाट इज, एक्सक्यूज मी बेटा, व्हाट इज कमर्शियल एक्यूमेंट। सिंपल बोलूं, डायरेक्टर, सॉरी डायरेक्टर नहीं, ओनर बन के सोचना, कारोबारी सेठों वाली सोच। ठीक है ना, ये कारोबार आप चला रहे हो तो आपकी कारोबार, बिजनेस सेंस, बिजनेस सेंस। और ये क्या लिखा है आपके पास, एंड व्हाट इज एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। सही। तो दोबारा बोलो, किसी पास की चीज को कंपेयर करना, उसको इवैल्यूएट करना। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डू यू नीड टू, क्या इवैल्यूएशन में आप पास को रेफर करो, फ्यूचर पास को, कमर्शियल एक्यूमेन में तीनों को, माजी में क्या हुआ था, अभी कारोबारी हालात क्या है, फ्यूचर फोरकास्टिंग में बिजनेस किधर जाएगा, सॉरी किधर जा सकता है, ये कमर्शियल एक्यूमेन है। सो दैट्स द थिंग। तो जिस नेचर का तुम्हें क्वेश्चन आएगा ना, अकॉर्डिंगली तुमको आंसरिंग करनी है। राइट, नेक्स्ट बेटा, ये तो हो गया आपके पास 4 चीजें। अब आ जाते हैं बेटा, अब आ जाते हैं, नोट करके लिखे बेटा। सबसे पहला पॉइंट, मैं ओनली ऑफ बेटा प्रोफेशनल मार्क्स बता रहा हूं। ओनली किसका बता रहा हूं, प्रोफेशनल मार्क्स ओनली। टेक्निकल मार्क्स मैंने आपको बोल दिए हैं, SBR डबल है। ठीक है, ये आपके पास टेक्निकल है। बाकी जो ट्रिपल है जो पढ़ा जाएगा वो तो होगा ही बेटा। सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का। सॉरी प्रोफेशनल लिखना है ना, प्रोफेशनल कितने मार्क्स है, 10। इस 10 में से बच्चे, इस 10 में से 4 नंबर जो है वो आपके पास होंगे कम्युनिकेशन के। अच्छा, कम्युनिकेशन में ना और भी चीजें हैं। आपको ट्रिपल ए का हर आंसर हेडिंग दे के देना है। किसमें, हेडिंग डाल के। बच्चे उधर ऑनलाइन बच्चे बेटा, आई होप जितने बच्चे भी कनेक्टेड है सो फार। अच्छा बेटा, इधर 4 नंबर कम्युनिकेशन के हो गए, फिर कितने बचे, इसको अब आप ना इक्वली तोड़ लो। कितने हो गए, 2 4 6, क्या होंगे वो, बाकी के 2 नंबर के बेटा क्या होंगे, ये एक्सक्यूज मी, इधर यू कैन सेफली ब्रेक डाउन, बट आई कैन नॉट अश्योर यू कि 2 2 2 ही होंगे। हो सकता है सवाल की रिक्वायरमेंट में ऐसा कोई सवाल हो ही नहीं कि ये स्किल लगे, लेकिन जनरली सब लगते हैं। ठीक है ना, इट इज सेफली टू डिवाइड। तो 6 मार्क्स आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा, अदर स्किल्स। और क्वेश्चन नंबर 2 प्लस बेटा योर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 प्लस योर क्वेश्चन नंबर 3। उसमें बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जो आपके पास कितने कितने प्रोफेशनल मार्क्स हैं, 5 5, 5 और 5, 5 मार्क्स। और आपके पास कितने बेटा, 5 मार्क्स। ठीक है, इसमें एक चीज नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। क्या नहीं है, कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ किधर पड़ेगा, बस इसमें नो कम्युनिकेशन। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल सकता बेटा इस 5 नंबर में कितने नंबर स्केप्टिसिज्म को देंगे, कितने कमर्शियल, वो मुझे नहीं पता। वो आप खुद पता लगाना पेपर में रिक्वायरमेंट्स को देखकर। सही। सो ये कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन, ऑल अदर 3। ठीक है,
ये सबसे पहले बेटा नोटिस कीजिएगा। ओके नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अब मैं आपको ना सबसे पहले बताने जा रहा हूँ सिलेबस क्या है। क्या है सिलेबस? हम पहले पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। डन हो गया ये? ओके अच्छा बेटा, ये है आपके पास ट्रिपल ए का सिलेबस। एक्सक्यूज मी बेटा, ये हाँ, तो क्या करना, कौन सा एसी बंद करना है? कर लो वहां से कर लो। हाँ ये एसी का ही है, ब्रेकर एसी का ही है, नीचे कर दो हो जाएगा। नहीं नहीं इसका। अच्छा अब सुनो इधर बेटा, ये जो है ना आपके पास दिस ट्रिपल ए सिलेबस, मेरी बात सुने। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, नहीं नहीं मेरी बात सुनो, आप ये तीन छोड़ो। उसकी वजह ये है ना, ये एक मिनट, सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा, एक्सक्यूज मी इधर बेटा, मैं रिवर्स डिस्कस करूँ। आई वांट यू पीपल के ये सिलेबस लिख लेना, ठीक है? इधर सुनो बेटा, ये क्या है? ये तो आपको एसी से हर पेपर में मिलेगा ना। इसमें पता है क्या है? एग्जाम विंडो कैसी होगी, वो नहीं नहीं वो वाला डाटा नहीं है। एग्जाम विंडो आती है उसमें, पेपर कैसा आता है एग्जाम विंडो में, इधर क्लिक करो, इधर एडिट होता है, इधर ये होता है। हाँ जैसे स्किल्स की बुक में होता है ना, मतलब ये कोई एग्जामिनेबल कंटेंट नहीं है, ठीक है? एक्सक्यूज मी, इसको हटाएं। प्रोफेशनल स्किल्स अभी बताया मैंने आपको। ये क्या है? एसबीआर में करंट इशू आता है, हर टाइम में नहीं होता, कभी कोई आ गया तो करंट इशू बन जाता है, ये सुनो। सिमिलर यहाँ पे, अब सर आपकी अटेम्प्ट है जून में, करंट इशू मुझे नहीं पता कब तक आएगा, आप मई के एंड तक देखते रहेंगे, कोई नया टॉपिक आ गया, आर्टिकल आ जाएगा, इट में बिकम द करंट इशू। आई बात समझ में? इस तरह की चीजें होती हैं। एक काम करो, छोड़ दो। क्या बोला मैंने? जाने दो करंट इशू, जाने दो इधर। हाँ जब होगा तब, जब कोई करंट होगा तो। अभी तो सुने, ये है असल आपके पास मेजर कोर एरियाज, जो एफ सॉरी ट्रिपल ए का जो एरिया है। मैं पहले सबसे पहले ना डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग फिर बाद में इसको लिख लेना। वेट, एक एक सेक्शन में डिस्कस करो, प्लीज गौर से सुनना। सबसे पहले आते ये क्या है? रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के टॉपिक्स सुनिएगा क्या, ये सेक्शंस हैं, देन टॉपिक्स डिफरेंट है। जैसे एक टॉपिक है बेटा आपके पास रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में, और वो है लॉज एंड रेगुलेशंस। रेगुलेटरी ऑडिटर को कानून से चलना है, आईजा 250 से लॉज एंड रेगुलेशन वगैरह। इसमें एक आप लोगों के लिए नया टॉपिक है, एंड दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। क्या नाम है? मनी लॉन्ड्रिंग। मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका, अगर आपके पास चोरी का पैसा है तो वाइट कैसे करेंगे, ठीक है? लेकिन इसको आपने यूज नहीं करना, आप ऑडिटर हो भाई, आपको क्लाइंट पे देखना, ठीक है? पता चले कि आप लोग ये काम कर रहे हो, टॉट बाय आर स्मिथ, ठीक है? कहीं पकड़ेगा तो पता चल गया, ऐसा नहीं करना भाई। इसको हटा रहा हूं, ये हो गया। अब एक सेक्शन है एथिक्स, और एक क्या है? प्रैक्टिस मैनेजमेंट। मैं आपको इन दोनों सेक्शन को एक ही करके बोल रहा हूं, एक ही, एथिक्स एंड प्रैक्टिस मैनेजमेंट। अलग अलग ले लो लेकिन एक ही बात है, मतलब यूजुअली मैंने इसका एक ही हैंडआउट टाइप बनाया हुआ है, लेकिन क्वालिटी का अलग हैंडआउट है, ठीक है? बात कर लेते क्या? एथिक्स एज इट इज कॉपी पेस्ट फ्रॉम एफिट। मैं याद दिलाता हूँ, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, पांचों थ्रेट्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फंडामेंटल 5 प्रिंसिपल्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। प्रैक्टिस मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस मैनेजमेंट में एईएल, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ फैक्टर कंसीडर करते हैं, प्री कंडीशंस। अरे डिट्टो कॉपी पेस्ट, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है, सिर्फ एक चीज एडिशनल होगी, क्वालिटी कंट्रोल की, जो F8 के मुकाबले में यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल, कुछ भी नहीं, कुछ भी नथिंग। ये एरिया भी खत्म है। आगे सुने, दिस इज योर कोर एरिया। नाम क्या लिखा है? एंड कंडक्ट, सबर, प्लानिंग एंड। अब मैं तुम्हें F8 याद दिलाता हूँ। F8 में होता है प्लानिंग में, अच्छा बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, मटीरियलिटी, ये वो, उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें। बड़े टॉपिक्स, रिस्क, टीओसी, सब्सटेंटिव। क्या होता है? रिस्क, टीओसी,
सब्सटेंटिव यही होता है ना ये। अच्छा प्लानिंग पता क्या है, प्लानिंग में रिस्क है, क्या है, और कंडक्ट में क्या होता है, टीओसी और सब्सटेंटिव। एंड द पॉइंट इज दैट हमारे पास टीओसी नहीं है। अच्छा नहीं, उसके अलावा जो आगे की चीजें आएंगी ना वो देखना होंगे, ये है उसकी रिप्लेसमेंट में आपको क्या दिया वो पता लगेगा ना अभी। हाँ अब तो अच्छा कम करेंगे तो बोलेंगे अच्छा ये भी है ऐसा। अच्छा कंडक्ट में मैं आपको बताऊँ टीओसी नहीं है। जैसे मतलब इफ आई कैन रिकॉल, टीओसी में क्या होता था, डेफिशिएंसी, रिकमेंडेशन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, डायरेक्ट, और ये नहीं है, ये चीजें यहाँ पर नहीं। कंडक्ट में आपके पास है ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या है, ऑडिट प्रोसीजर, यानी कि आपको पता है मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल, मैंने क्या लफ्ज बोला है, और मैंने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स नहीं बोला है, नहीं, ऑडिट प्रोसीजर्स फर्क है। मैं आपको मिसाल दूं, मैं ऑडिटर, सॉरी आप कौन, ऑडिटर, मैं मैनेजमेंट ना, डायलॉग रिवर्स हो गया। मैंने जो काम करना है वो प्रोसीजर है ना, अगर मैं प्रोसीजर लगाता हूं कंट्रोल्स पे तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, अगर मैं वही प्रोसीजर लगाता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे तो क्या है, F8 में साफ लिखा होता था सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखा है, यहाँ क्या पता लिखा है, ऑडिट प्रोसीजर लिखा है। अज्यूम करता हूँ 6 नंबर का सवाल है और उसने क्या बोला, तो उसमें एक दो पॉइंट टीओसी के कहीं ना कहीं होंगे, आई बात समझ में, लेकिन 90-95% क्या होगा, सब्सटेंटिव। आई बात समझ में, दैट्स द पॉइंट। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, गौर से सुनना। IFRS 2 पढ़ा है ना आप लोगों ने, कॉमन कॉमन बिल्कुल जनरल एग्जांपल। अच्छा ये IS 19 ले लो, हमने एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कुछ दिया है, वो स्कीम कौन ऑथराइज करता है, बोर्ड, बॉडी ऑथराइज करेगा ना। और करंट सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट, ये सब एक्सपेंस, डेबिट, क्रेडिट, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ये देखना कि कितने लोगों को स्कीम दी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल है कि नहीं, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। फिर बैलेंस शीट खोल के इनकम स्टेटमेंट की लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस देखना, ये क्या है, सब्सटेंटिव है। हमें समझना है। IFRS 2 की मिसाल लो, ऑथराइजेशन हुई है कि 10 लोगों को हम कोई शेयर बेस्ड पेमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। हमने बोला भाई बोर्ड की मीटिंग या रेम्युनरेशन कमेटी की मीटिंग के मिनट्स देखते हैं, ये क्या टीओसी है, ठीक है, रेम्युनरेशन एक्सपेंस डेबिट, और आपके पास पेबल क्रेडिट या शेयर्स इक्विटी क्रेडिट, अगर कैश सेटल या शेयर या इक्विटी सेटल है व्हाटएवर, ये एंट्रीज देखना, ये क्या है। आपको एग्जाम में ये नहीं लिखा हुआ सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखो, क्या लिखा होगा, ऑडिट प्रोसीजर। यानी कि इसमें अगर 6 प्रोसीजर है तो पहला टीओसी ही होगा, है ना समझ में, मिक्सचर। लेकिन डोंट वरी, मोस्टली क्या है, उस डिजाइन का सवाल नहीं है, डेफिशिएंसी, रिकमेंडेशन, टीओसी जो कॉलम बनाते थे वो नहीं है, हल्की सी बराए नाम, बराए नाम, नमक हल्का रखना उसमें, ठीक है। मतलब आप समझ लो नहीं है, क्या बोला मैंने, नहीं आप बोल दो नहीं है, खत्म, दैट्स इट, ठीक है। नहीं नहीं है ना, उसकी वजह पता है क्या है, क्योंकि मैं आपको कंट्रोल के हिसाब से पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैं आपको बोलूंगा बेटा जो एक्टिविटी हुई है उसको चेक करो, क्या चेक करो, एक्टिविटी। तो आप बोलोगे अच्छा ये बोर्ड ने ऑथराइज किया, बोर्ड मिनट्स देख लेते हैं, तो मैंने कंट्रोल का नाम ही नहीं लेना क्योंकि है ही नहीं किताबों में, ठीक है, उस लेवल पे। अब आगे नीचे, एक्सक्यूज मी, इधर, ये अराउंड आप ये समझ लो, ये आपको कंफर्म बता रहा हूं मैं, ये जो एरिया है ये असल ऑडिट है ना, ये आपको आएगा पेपर में अराउंड 30-35 नंबर, कितने, क्वेश्चन वन। कैसे वो बताता हूं अभी, समझ, डी में से, एक मिनट, इधर इधर यहां देखिएगा, एक्सक्यूज मी बेटा, ये देखो ये और ये कौन सा, BOD, क्वेश्चन नंबर 1 इसी से भरा हुआ मिलेगा। कितने नंबर है, 50। हाँ टेक्निकल मिला लो, प्रोफेशनल मिला लो, कितने नंबर है, 50। 50 में से 20 से 25 नंबर का तो रिस्क है, 20 से 25 नंबर का अराउंड। कभी कभी एग्जामिनर का दिल चाहता है 10 नंबर, कभी कभी दिल चाहता है 5 नंबर, कभी कभी 6, आज 6-7 ही कह लो, चल 8 नहीं, 8 का तो नहीं, 6-7 कह लो, प्रोसीजर्स है, क्या है, 6-7 का तो एथिक्स है, यानी कि 7-7-14-15 उसके लगा लो, 25 उसके लगा लो, 40 नंबर, और फिर आप मुझसे टेक्निकल प्रोफेशनल मार्क्स मिलाओ, ये 2 सेक्शन ही सवाल नंबर 1 बनता है आपके पास, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा, ACC की सिलेबस गाइड में ये पेपर फॉर्मेटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ना है,
इधर बेटा ये आ जाओ, ये क्या लिखा है, ये क्या है, रिव्यू कंप्लीशन ऑडिट क्या है, मैं याद दिलाता हूँ, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी है F8 में, वही है। ऑडिट रिपोर्ट थोड़ी को चेंज होगी यार, तो वही है। कैम यूएम, अरे पूरा वही है, वही हैंड आउट इस्तेमाल होगा। लेकिन F8 में 4 नंबर का सवाल आता था, यहाँ सवाल पूछने का अंदाज ही डिफरेंट है। वो बाद में बात करते हैं, अभी मैं अभी बताता हूँ, आज ही बता दूंगा। अच्छा, और आपको वो याद होगा ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न, एनालिटिकल प्रोसीजर। हाँ, अभी इफ्तारी के बाद ऐसे ही, इफ्तारी के बाद नहीं, सुबह जब उठो ना तो फिर हल्का फुल्का F8 को हल्का फुल्का सा यूं देखना, हल्का हल्का ऐसे ऐसे यूं, नोट से घूमोगे कोई बात नहीं, रजिस्टर देख लेना। और SBR तो आपको ताजा ताजा याद ही है। अच्छा, ये वही चीज है, सुनो, अच्छा मैं आपको याद दिला ना, गोइंग कंसर्न, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीजें डन हो गया ये। अच्छा, सवाल आएगा इसमें से भी। अब आ जाइए बेटा, ये क्या है, अदर असाइनमेंट्स। मैं वर्बली सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे कुछ और चीजें लिखानी है। क्या लिखा भैया, नॉन ऑडिट। बेटा एक, हम बोलते हैं ना फर्म, पूरा नाम बोलना, क्या बोलना चाहिए, नहीं गलत है ना, ये ऑडिट फर्म नहीं है, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वो तो हमारे जबान पे ऑडिट फर्म चढ़ गया, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। कभी भी फर्ग्यूसन के आगे नहीं लिखा होगा फर्ग्यूसन चार्ट ऑडिट फर्म, क्या लिखा होगा, ए फर्ग्यूसन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, KPMG एक फर्म है, उसकी 2 सर्विसेज है। नंबर 1 एक्सटर्नल ऑडिट सर्विस, नहीं नहीं, नंबर 2 नॉन ऑडिट सर्विस। क्या बोला, उस नॉन ऑडिट में, हाँ उस नॉन ऑडिट में, अब ये सुने, आप बच्चे स्टूडेंट्स फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक काम एक्सटर्नल ऑडिट है, दूसरा क्या है, नॉन ऑडिट। और उस नॉन ऑडिट में टैक्स, इंटरनल ऑडिट, एक्विजिशन एंड मर्जर्स, बिजनेस वैल्यूएशन, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी सर्विसेज। समझ आ गई बात। तो ये जो अदर असाइनमेंट्स हैं, ये अदर असाइनमेंट्स का ताल्लुक दूर दूर से ऑडिट से इसका ताल्लुक नहीं है। लाल कलर से साफ साफ क्या लिखा हुआ है, नॉन ऑडिट। अब मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, सुने। मैं कंपनी हूं, आई एम द कंपनी, ठीक है बच्चे, आई एम द कंपनी, इधर सुनिएगा, आई एम द कंपनी एंड मुझे, मैं हारिस हनीफ लिमिटेड, और मेरी नजर में एक कंपनी है जिसको मैंने एक्वायर करना है। क्या करना है, कोई नाम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस टेक्निकली ऐसे सुनते रहे। तो क्या मैं ऐसे ही बोल दूं कंपनी अच्छी लगी, ये लो पैसे दे दो, नहीं। आप अपनी कोई पर्सनल चीज भी लेने जाओगे तो उसको इवेल्युएट करते हो ना। तो क्या मुझे, यार आप मोबाइल, कपड़े, शर्ट, कुछ भी लेने जाओ, आप एनालाइज करते हो ना, कितना रेट है, क्या है, कपड़ा कैसा है, ये वगैरह वगैरह सवाल। बेटा मुझे एक छोटी सी बात आंसर करना, और क्विकली आंसर करना, कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं। मैंने कंपनी खरीदनी है, क्या खरीदनी है, क्या देखूं मैं, हाँ, उस उसकी शेयर प्राइस, उसके एसेट्स, उसकी लाइबिलिटीज, क्योंकि आज कल के बाद उसके सारे एसेट्स, उसकी सारी लाइबिलिटी, उसके एम्प्लॉइज, उसने कितने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, क्या सारी एनालिसिस, सब कुछ। इस काम करने को कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। क्या कहते हैं, अब मैं हारिस हनीफ लिमिटेड गोइंग टू परचेज ABC लिमिटेड, मुझे एनालाइज करना है, ड्यू डिलिजेंस नंबर 1। या तो बच्चे मेरे पास टाइम नहीं है, या मुझे कंपनी को ड्यू डिलिजेंस करना नहीं आता, तुमको कांटेक्ट करा ऑडिटर्स, सॉरी, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोवाइड मी द ड्यू डिलिजेंस सर्विसेज, आया ना। अब तुम मेरे बिहाफ पे वो काम करोगे। ये ऑडिट नहीं है, क्या ये, नॉन ऑडिट, छोटा सा टॉपिक है, एक क्लास का टॉपिक है ये, ठीक है, नॉट विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब जनरली नॉर्मल टॉपिक, ये 1 घंटे का। इधर देखें, एक्सक्यूज मी, ये तो हो गया अदर असाइनमेंट में एक चीज। नंबर टू इधर, मैं हारिस, मेरी कंपनी में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, कीप इट सिंपल, मेरी कंपनी में फ्रॉड हुआ है। क्या हुआ है, बड़ा ढूंढा, ना चोर मिला ना चोरी मिली, सही है, तुम लोगों को अपॉइंट किया, मैंने कहा यार फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरी कंपनी में फ्रॉड हुआ है, आके पता लगा यार, फॉरेंसिक ऑडिट कहेंगे इसको, क्या कहेंगे,
अब तुम लोग आओगे चोर और चोरी ढूंढने, IAS 2, IAS 1, IAS 16, 36, 32 का कोई ताल्लुक नहीं है उसमें। अब तुम CID बन के आओगे, क्या बन के आओगे? दरवाजे नहीं तोड़ने बैठ जाना, नॉर्मल। यहाँ बात क्लियर है? दैट्स अ सिंपल पॉइंट। अब आपका ना एटीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा। एटीट्यूड, सबसे पहला शक किस पे करोगे? मुझ पे करना। क्या पता खुद चोरी की हो, मासूम बन रहे हो, ये सुनो। तो अब आपका ना वो बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वाला एटीट्यूड हो जाएगा। जी भाई, जैसे डन। क्या नाम बोला मैंने? पहला क्या था? दूसरा क्या है? तीसरा सुनो। मैं हारिस हनीफ लिमिटेड, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। बैंक से लोन लेना है, बैंक से लोन लेना है। इधर मैंने बैंक से लोन लिया, और सॉरी, बैंक से लोन लेने गया, निजाम बैंक में गया। निजाम बैंक का क्या ये राइट है मुझसे पूछना, यार क्या करेगा 50 करोड़, है ना? मैं उसको बोलूंगा यार घर जाऊंगा और गिनती करूंगा और क्या करूंगा। तो मतलब यहाँ वहां इन्वेस्ट करना है। तो मिजान बैंक मुझे बोलेगा यार तेरे पास कोई बिजनेस प्लान है? क्या है? कोई फोरकास्टिंग है? हाँ है। मैंने फोरकास्टिंग बनाई, गौर से सुनना। फोरकास्टिंग बनाई, फोरकास्टिंग PNL पूरी, NPV या AFM F10 में आपने जो कुछ पढ़ा ना उस किस्म की चीजें मैंने बनाई। फोरकास्टिंग बनाई और उसकी फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट, फोरकास्टेड बैलेंस शीट बनाई। हिस्टोरिकल नहीं है, ऑडिट इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने किसके लिए बनाई है? वो लाके दे दी। मैंने कहा ये है मेरा प्लान, और ये मेरी अगले साल की, 5 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 1 साल की, 2 साल की, अगले साल की, फ्यूचर में। तो बैंक ने मुझे बोलना है हारिस नहीं, ये तो तूने खुद बनाई है, किसी थर्ड पार्टी से चेक करा के ला। तो मैं किसके पास लेके आ जाऊंगा? आपके पास। भाई आ जाओ, PFI चेक करो। क्या चेक करो? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या चेक करोगे? दैट्स इट, प्रोस्पेक्टिव। यानी कि ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, कौन सी है? प्रोस्पेक्टिव। तो अब आप ये देखोगे, हाँ यार हारिस सनीफ, अगले साल 2025 में 26 में डिस्काउंट फैक्टर इतना हो सकता है। आई बात समझ में? दैट्स द थिंग। 3 चीजें बोली मैंने, मुझे याद दिलाओ। पहली क्या थी? ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट, PFI प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। चौथा, जो आजकल करंट इशू है, जो आजकल क्या है, वो टॉपिक ही करंट इशू है, और टॉपिक है लेकिन करंट इशू है। सुनो क्या है आजकल? वो है पॉल्यूशन, चैरिटी, सस्टेनेबिलिटी, सोशल एंड एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग का नाम सुना? सोशल एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग। भाई कितने दरख्त लगा रहे हैं आप? अच्छा जी, दरख्त को छोड़ दें। कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो? उसको भी छोड़ दें। आप चैरिटी करते हो, उसके ऊपर आ जाओ। आसान लैंग्वेज में एक टर्म बोलूं, आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, सुनी है ना? उसके अंदर क्या आता है? नहीं नहीं, शॉर्टकट में बताओ ना। एक चीज आती है, बहुत सारी चीजें आ जाती है, जिसमें सोशल एनवायरमेंटल इस किस्म की चीजें आ जाती है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो ये वो इसको बोलेंगे सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑडिट, जो हमारे चैप्टर का एक तरह से नाम, फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी और ये वो इस किस्म की। अब इधर मैंने कहीं सोशल एक्टिविटी की है, कोई CSR एक्टिविटी की है, वगैरह वगैरह, आपका इस पे ओपिनियन चाहिए। तो ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, क्या सोशल एंड। तो ये 4 चीजें ध्यान में रखना। क्या प्लान की किताब खोलोगे तो ये तुम्हें 4 अलग अलग चैप्टर्स मिल जाएंगे, ये सुनो, ठीक है। दैट्स द पॉइंट, ये आपके पास चीज है। ये कोर्स AAA का ना छोटा है, लेकिन इतना बड़ा है, पेपर लेंदी हो जाता है। हाँ वाकई में पेपर बहुत लेंदी हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे एक सवाल में अगर मैं आपको बोलूं ना, इतनी सी बेसिक बात होगी, इतनी सी बेसिक बात, जो यकीन करो अगर F8 के बच्चे को भी बोलूं ना समझ आ जाएगी, लेकिन AAA में वो इतनी सी बातें इतनी ज्यादा होती हैं आंसर में, समझाना नहीं। पेपर में बच्चे को याद रखना भी अगर हो भी जाए टाइम मैनेजमेंट, तो इसका नहीं, समझना भी आसान है, 100% बोल रहा हूँ, आसान है। बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू रिटेन इन, आपने ना पेपर में सोचना है। आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या अच्छी होनी चाहिए? मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ बेटा, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन तो है नहीं। हाँ कभी कभी अगर एनालिटिकल प्रोसीजर आ गया पेपर में, तो एक्सेल पे आपको 6-7 रेशो निकालने पड़ेंगे, उसके अलावा तो सब टाइपिंग ही है ना। तो जितना आपको F8 लेंदी लगता था, उसका आप थोड़ा सा ज्यादा कर दो, थोड़ा ज्यादा कर दो।
लेक्चर्स आप लोग 2x पे सुनते हो ना, तो उसको 4x कर देना थोड़ा सा। तो इस तरह नहीं, इस तरह थोड़ा सा ज्यादा लेंदी, लेकिन अगेन 1.5 पे नहीं समझा, पता नहीं लोग कैसे सुन लेते हैं। नहीं, एक दो मैंने कभी प्रैक्टिस की थी ना 1.5 या 2x, व्हाट्सएप मैसेज को ही मैंने किया था, वो मुझे वो भी समझ में नहीं आई। वीडियो समझ आया, समझ नहीं, क्या समझ नहीं, नहीं बात तो ऐसे फनकार भी होते हैं जो फ्रेश वीडियो 2x पे देखते हैं। नहीं, ऐसे मखलूक भी मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ ना। यहाँ 1.5 है, चलो खैर एनीवेज, ये हो गया, ये हो गया आपके पास, इसको लिखा, जल्दी जल्दी लिख लो, 1 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का, जल्दी लिख लो, सिंपल ये नाम लिख लो जल्दी से। नहीं, कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये यार वो पता है, उसको फिर मैंने डिसएग्रीगेट किया था, कुछ अपडेट करना था, तो उसको कंपाइल अप नहीं किया। ये ट्रिपल ए के तो कोई नोट्स कुछ पड़े हुए हैं, ये नोट्स आपको एक एक टॉपिक किस तरह मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं, या दो चार पहले से दे दूंगा। हाँ, जब तुमने पढ़ा था उस वक्त थी ना बुकलेट। हाँ, असद नाम है ना तुम्हारा जी आप। चलो 1 मिनट रुक जाओ, अजान हो जाए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जी, यार क्लासेस का जो ड्यूरेशन होगा ना, वो मैं आपको बताता हूँ, एक दफा मैं सर वहीम से मुलाकात कर लूँ, फिर क्लासेस का बताता हूँ। और दूसरा ये, पहले मुझे बताओ, आप लोग जॉब कर रहे हैं कोई तो? कितने बजे ऑफ होता है रमजान में? कराची इलेक्ट्रिक में? यार उनको बोलो रेट तो सस्ते करे यार, तो बड़े बड़े बिल आते हैं। अच्छा चलो खैर, और बिजली आती है नहीं, वो तो आती है। चलो खैर हो गई। अच्छा दूसरा, ऑफ सैटरडे ऑफ होता है बाकी आपका? ऑनलाइन बच्चे, अच्छा ऑनलाइन बच्चे बेटे जरा जॉब की टाइम्स वगैरह और तो कोई, आई होप कोई 7 पेपर तो नहीं पढ़ रहे होगे? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अगर कंपेयर किया जाए एसबीआर से, तो कॉम्प्लेक्स और लेंदी कितना है, ट्रिपल है, लेंदी है, कॉम्प्लेक्स भी है। हाँ एजाज है, 4 बजे ऑफ होता है। ऑनलाइन बच्चे बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, अगर कोई जॉब वाले हैं तो मुझे अपना ऑफ टाइम बता दो। चलो इसको भी देख लेते हैं, ऑफ रात में या दिन में, वो बता देते हैं, रात में फिर यानी कि 10:30 11 बजे। चलो, सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी बस सारी की बात। अच्छा चलो, अब इधर आ जाए, इसकी नहीं, एक काम करते हैं, ये तो थोड़ा करें, 50 नंबर तो ले पहले। चल, इज इट डन? अच्छा बेटा, अब अपने पास जो है ना, एक नेक्स्ट पेज पर आओ, और अपने पास लिखिएगा नेचर ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी मैं ना आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ ये, और ये क्या बेटा, नेचर ऑफ क्वेश्चंस। बट प्लीज 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 प्लीज, कुछ सवालों को छोड़ के फतवा नहीं बैठ जाना कि इसी नेचर के क्वेश्चंस आए, थोड़े हटके भी हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं जो फ्रीक्वेंटली है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो आप ये समझ ही लो ऑलमोस्ट है। अब अंदर केस में क्या खिचड़ी पकेगी यार, ये तो फिर मुझे भी बताना आप लोग जब पेपर दोगे। हाँ, रिक्वायरमेंट्स में आपको बता रहा हूँ नॉर्मली। बेटा सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 में ना आपके पास अभी मैंने एक काम करके ना, एक, बल्कि छोड़ो सवाल वाल बाद में दिखा दूंगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ना पार्ट ABCD करके आते हैं, 4 रिक्वायरमेंट्स या 3 रिक्वायरमेंट्स। एक रिक्वायरमेंट है इसमें रिस्क असेसमेंट। क्या बेटा, मेरे साथ साथ लिखिए प्लीज, रिस्क असेसमेंट। फिर इसमें आता है ऑडिट प्रोसीजर्स, इसमें आता है एथिक्स। अच्छा मेरी बात सुनो, जो एथिक्स है ना, एग्जामिनर की मर्जी है, कभी क्वेश्चन नंबर 1 में डाल दें या 2 3 में किसी में डाल दें, सही है।
मतलब हम उसको कुछ नहीं कह सकते। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में आता है, और बेटा इसमें बाज दफा अदर टॉपिक्स भी आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, अदर टॉपिक्स। अब जो रिस्क है ना, हाँ वो मैं कुछ नहीं कह सकता अदर टॉपिक्स में क्या। बेटा इधर रिस्क आता है आपके पास 20 से 25 नंबर का। एक मिनट बेटा, लंबी चौड़ी नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली और पास वाली बात फिलहाल कर दो। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 50 में से 25 नंबर कौन सा है? रिस्क असेसमेंट। 20 से 25 यानी कि 50% टू पास आउट द पेपर एटलीस्ट, वो ये है। अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर बेटा आपके पास अराउंड 6 से 10 नंबर का ये आ जाता है, 6 से 10 नंबर का ये आ जाता है। एथिक्स 5 में से 7-8% एथिक्स आ जाता है। बाकी फिर अदर टॉपिक्स वो भी 5 में से 7-8% आ जाता है। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, ठीक है। अच्छा एक मिनट, पढ़ाई का जरा पैटर्न सुनना। जब पढ़ने वाली चीज होती है ना, सबसे पहले मैं पता है क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रिपल ए में, रिस्क। सबसे पहले क्या करना है, मार्क्स। ये यहाँ पर ना, अब यहाँ पर आप लोग बच्चे थोड़ी हो कि मैं आपको बताऊं बेटा ये चीजें सब पढ़ा हुआ है, ट्रिपल ए में पहुंचे हुए। डायरेक्ट रिस्क वाले चैप्टर से स्टार्ट करता है, रिस्क के क्वेश्चंस है बस, में क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस है, तमाम चीजें। एनीवेज चैप्टर तो यार पढ़ना तो सभी है, पैटर्न ही अलग अलग होता है। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 2-3। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में, अच्छा अब आप बोलोगे सर सब्सेंटिव इतना कम, हाँ किधर गया, कितने नंबर, 6 नंबर ही ले लो। और पेपर एफ 8 में कितने का आता था, 20 से 25 नंबर का। यहाँ पे 5-6-10 तो बहुत हो गए, लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर्स के बाद कुछ और चीजें, देयर इज अ डिफरेंस ऑन दैट। तो अभी हम उसके बारे में पहले बोल लेते हैं। बेटा ये इज डन। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर 2-3 में एक सवाल आता है, आपको बोला जाता है कमेंट ऑन द मैटर्स। क्या प्लान की बुक है ना, क्या प्लान की बुक, उसने ना, पढ़ो नहीं पढ़ो जरूरत नहीं है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में जैसे होगे ना तो चैप्टर खोलोगे ना, तो जैसे रिव्यू के स्टेज तो उसने ना 5-4-5-6 तरह की रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं कि ये तरह की रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं। अब एक आ जाए, दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। हमें समझ में, यही तरह की रिक्वायरमेंट्स आ सकती है, और वही आपको पेपर में मिलेंगी। दैट्स अ पॉइंट। और मैं आपको रजिस्टर में वैसे ही लिखा दूंगा। ठीक है, लिखा हुआ है। क्या मतलब है इस बात का, क्या करना है आपको? मैटर्स में ना नॉर्मली होते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड इश्यूज। आपने ना इसके ऊपर कमेंट करना है, अपना तबसरा करना है। हाँ वेरी गुड, जो तुमने बोला या बोलना चाह रहे हो बिल्कुल सही है। आसान लैंग्वेज में बोलूं, पर ये लिखना नहीं, ये पता है क्यों नहीं लिखना, क्योंकि आंसर की ड्राफ्टिंग स्टाइल है। हाँ, मैंने एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है, सब बिल्कुल सही बोला। तुम्हें लिखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होना क्या चाहिए, मैंने हुआ क्या, एसबीआर में जैसे। इस तरह का जब आप सवाल पढ़ोगे ना तब बोलोगे सर ये एसबीआर नहीं है, ऑलमोस्ट वैसा ही है। आसान लैंग्वेज में होना क्या चाहिए, क्या क्या है? हुआ क्या, क्या हुआ क्या, और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इम्पैक्ट क्या है। अब नजरिया समझिए, जब आप एसबीआर में थे ना तो आप कंपनी के अंदर अकाउंटेंट थे, आप अपने जूनियर को बोल रहे हो, जैसे मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ, अकाउंट्स मैनेजर हूँ, मैं अपने जूनियर को बोल रहा हूँ, तुमने स्टैंडर्ड ये क्या था, तुमने ये किया है, ये गलत है। इधर तक होता था। अब तुम कौन हो बेटा, ऑडिटर। आप पता है कौन हो, आप ऑडिटर हो। आप बोलोगे कि मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है, आप बोलोगे सरारी साहब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है, आपने ये किया है, गलत कर दिया है, मटेरियल इंपैक्ट है, परवेजिव है, ठीक नहीं करेगा तो ओपिनियन ये हो जाएगा। तो आप ओपिनियन तक चले गए, इम्पैक्ट ऑन एफएस के साथ। आई बात समझे, मेरे ख्याल में एसबीआई में भी ये था इम्पैक्ट ऑन एफएस, पर वो अंदरूनी मामला हो सकते थे। ट्रीटमेंट के हिसाब से, ट्रीटमेंट मतलब आप अपने जूनियर को बोल रहे हो ऑफिस में कि यार ये तुमने गलत किया, प्रॉफिट बढ़ा दिया है। अब यही चीज ऑडिटर बोल रहा है, यार ये तूने प्रॉफिट बढ़ा दिया है, ठीक कर वरना क्वालिफाई कर दूंगा। तो आप अकाउंटिंग से कहां चले गए, ऑडिट पे, यानी कि एसबीआई का थोड़ा सा एक्सटेंशन लग गया। दैट्स अ सिंपल पॉइंट, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ड्राफ्टिंग सर आपको वैसे मिलेगा। अच्छा अब इधर आओ, इधर बेटा एक चीज है प्रोसीजर, इधर सुनिएगा, एक चीज है प्रोसीजर, एक है एविडेंस, बहुत फर्क है। क्या बोला मैंने,
नहीं नहीं, ये नहीं, एक मैंने बोला प्रोसीजर और एविडेंस, बहुत फर्क है। पेपर में जो प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर्स हमारे पास बहुत कम है, एविडेंस ज्यादा है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है डिफरेंस, सुनिएगा। और बेटा ये 16-16 नंबर की रिक्वायरमेंट आ जाती है इसके ऊपर, 12-12 नंबर की, 8-8 नंबर की, प्रोसीजर से ज्यादा। मैं आपको सिंपल एक डायलॉग याद दिलाता हूँ, ऑडिटेड जो करता है वो प्रोसीजर है, मानते हो? जो हासिल करता है वो। क्वेश्चन नंबर 1 में आता है प्रोसीजर। जैसे मैं आपको सिंपल बच्चों वाली मिसाल दूं, लंबी चौड़ी नहीं, बच्चों वाली मिसाल। ये प्रोडक्ट मैंने 1000 रुपए की खरीदी है, ये प्रोडक्ट 1000 रुपए की खरीदी, ठीक है। प्रोसीजर बोलो जल्दी से। डॉक्यूमेंट्स नहीं बोलो, इनवॉइस। तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? इंस्पेक्ट द इनवॉइस टू कंफर्म $1000, यही होता है ना? वही प्रोसीजर, सोर्स और एविडेंस यार। इंस्पेक्ट द इनवॉइस टू कंफर्म 1000 रुपए की अमाउंट, यही है। दैट्स इट, ये प्रोसीजर। एविडेंस इज अ डिफरेंट थिंग। आप सबसे पहले ट्रिपल ए में अपने आप को ये समझे क्या है, वो मैं आगे बाद में बताऊंगा। फर्म की हायरार्की है ना, ऑडिट जूनियर, सीनियर, सुपरवाइजर, मैनेजर। इस ट्रिपल ए में आप ऑडिट मैनेजर हो। कौन हो? अल्फाज पे ध्यान से गौर से सुनना। आप बच्चे ऑडिट मैनेजर हो, मैं हारिस आपका जूनियर हूं, ठीक है। प्रोसीजर कौन लगाता है? जूनियर। तू कौन भाई? ऑडिट मैनेजर। ऑडिट सीनियर हो। इंस्पेक्ट द इनवॉइस टू कंफर्म 1000 रुपए की अमाउंट, ये प्रोसीजर किसने लगाया? मैंने, जूनियर, मैं जूनियर हूं आपका। एक टर्म याद है, बचपन में पढ़ी थी एफएड में, वर्किंग पेपर्स। तो मैं ऑडिट, वर्किंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो मैं वर्किंग पेपर में ये इनवॉइस की कॉपी लगाऊंगा और तुम्हारी वर्किंग पेपर फाइल तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। सवाल, आप मुझसे क्या उम्मीद करोगे कि मैं सबूत के तौर पे क्या लेकर आया हूंगा? इनवॉइस की कॉपी। ओरिजिनल तो उसकी है ना बच्चे, क्लाइंट की। इनवॉइस की कॉपी। इंस्पेक्ट द बैंक स्टेटमेंट टू कंफर्म 300 मिलियन का बैंक बैलेंस, ये क्या है? तो आपकी बारगाह में मैं क्या लेकर आऊंगा? बैंक स्टेटमेंट की फोटोकॉपी। है मैं समझ में? तो आपको एविडेंस के ऊपर जोर देना। क्या जोर देना? रिपीट, फिजिकली विजिट द इन्वेंट्री वेयर हाउस एंड काउंट द इन्वेंट्री टू कंफर्म एग्जिस्टेंस, और जो भी है, ठीक है। ये काम किसने करना है? मैंने, जूनियर ने। मैंने, अच्छा आपके लिए मैं क्या सबूत लाऊंगा, क्या उम्मीद करोगे? मैं काउंटिंग करके आ गया जी, आपने मुझे बोला हारिस भाई आप जाओ वहां पे 1000 यूनिट्स पड़े, गिनती करके आओ। काउंटिंग शीट और तस्वीरें सीधे खींच के लाऊंगा। तो आप एविडेंस पता है क्या हुआ? फोटोग्राफिक एविडेंस। क्या? फोटोग्राफिक एविडेंस। कंपनी ने ना बिल्डिंग परचेस की है, विजिट द बिल्डिंग टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस, यही होता है। ये मैं जाऊंगा, आपके पास आया, मैंने बोला ऑडिट मैनेजर यार बिल्डिंग तो है, तो आप बोलोगे सबूत क्या लाया है? बिल्डिंग के साथ सेल्फी लूंगा ना, तो वो सबूत लेकर आऊंगा। तो आप बोलोगे सर एविडेंस दिखाइए, क्या दिखाइए? तो ट्रिपल ए के अंदर प्रोसीजर से ज्यादा फोकस किसके ऊपर है? एविडेंसेस के ऊपर। है ना समझ में? दैट्स अ पॉइंट। तो यहां पर बेटा एक चीज आती है, व्हाट एविडेंस विल यू एक्सपेक्ट? बेटा इसे लिखिएगा, व्हाट एविडेंस विल यू एक्सपेक्ट इन द वर्किंग पेपर फाइल? विल यू एक्सपेक्ट इन द व्हाट? बेटा क्या लिखा? इन द वर्किंग पेपर फाइल। बेटा जरा पॉइंट सुनिएगा, मैं यहाँ पे लाल कलर से एक पॉइंट लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। वर्किंग पेपर फाइल कौन बनाएगा? मैं, जूनियर या सुपरवाइजर? तो तुम तो मैनेजर हो, आप बड़ी चीज हो ट्रिपल ए में। आज जरा सुनिएगा बच्चे, इधर अज्यूम करो मेरे हाथ में ना ये वर्किंग पेपर, एक्सक्यूज मी, ये वर्किंग पेपर फाइल है, एक्सक्यूज मी। एक सवाल मेरा, क्या वर्किंग पेपर फाइल इस इधर, बेटा ये जरा देखिए स्क्रीन पे, ये क्या वर्किंग पेपर फाइल ओपन हो गई है? लेस क्या लिखा है? मैं आपके पास वर्किंग पेपर फाइल लाया हूं, किताब बंद है अभी, सही है।
फोल्डर खोला नहीं आपने अभी, गेस करो अंदर क्या निकलेगा, लॉटरी है ना। तो क्या एविडेंस मुझसे, यार आपने ना मुझे भेजा, आपने मुझे भेजा कंपनी ने एक एसिड खरीदा, आपने बोला जा ऑडिट करके आओ। तो कंपनी ने एसिड खरीदा है, मैंने फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक की होनी है, मैंने उसकी इनवॉइस देखी होनी है, बैंक स्टेटमेंट देखा होना है, ये 3 सबूत। तो जब मैं आपके पास आऊंगा तो बोलूंगा सर सीनियर ऑडिट कर लिया मैंने, क्या उम्मीद करोगे इस वर्किंग पेपर फाइल के अंदर क्या होगा? इनवॉइस की कॉपी, एग्जिस्टेंस के लिए फोटोग्राफिक एविडेंस, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, हाँ है ना। दैट्स अ सवाल। यार वर्किंग, इसका मतलब पता है क्या बच्चे, इसका मतलब ये है कि व्हाट एविडेंस विल यू एक्सपेक्ट, इसका मतलब ये है कि जो आपकी वर्किंग पेपर फाइल है, ऐसा समझ बात, वर्किंग पेपर फाइल अभी तक ओपन नहीं हुई है, ये सवाल है। एक और सवाल आता है बेटा आपके पास, अच्छा 1 मिनट, हाँ हो सकता है आपको ना आए सवाल ये वाला, ये वाला, नहीं नहीं ये वाला, जरूरी थोड़ी कि ये सवाल आएगा यार, मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मली ऐसे सवाल आते हैं। अब तुम्हें कौन सा आ जाए तुम्हें वो मुझे नहीं पता भाई, नॉर्मल बता रहा हूँ, आ भी सकता है। आप किट खोल के देखो, ऐसे सवाल आपको कहीं मिलेंगे। अच्छा यार अब ये क्या है, इवेल्युएट, या ये क्या लिखा हुआ है, कमेंट ऑन द एविडेंसेस। बेटा मुझे जरा ये समझाएंगे प्लीज, ये आपको, तुम्हें क्या नजर आ रहा है, 1 मिनट, क्या समझ आ रहा है, दिमाग क्या कहता है आपका? अब फाइल खोल ली, अब आप एविडेंस को, अब आपने फाइल खोली यूं, आपने बोला सिर्फ इनवॉइस है, बैंक स्टेटमेंट किधर है, वो किधर है, ये किधर है, यानी कि अब आप एविडेंसेस को इवेल्युएट कर रहे हो, यानी कि अब यहां पर 1 मिनट वर्किंग सब, 1 मिनट बेटा, साथ साथ ना कभी कभी ये भी आ जाता है फर्दर प्रोसीजर्स। हाँ वो अच्छा, एविडेंस अंडरस्टूड सफिशिएंट और एप्रोप्रिएटली, अच्छा ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, बेटा ये बात समझाएंगे जरा मुझे प्लीज बच्चे इधर, व्हाट इज दिस, ये क्या है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब क्या? नहीं नहीं 1 मिनट, आपने मुझे बोला भाई ये कंपनी ने एसेट खरीदा जाके चेक करके आ। तो मैंने एग्जिस्टेंस देखी, ये देखे, सिर्फ वर्किंग पेपर फाइल में ना सिर्फ इनवॉइस लगा के आया हूँ। तो आप मुझे पता क्या बोलोगे, सुनाओगे मुझे, आप बोलोगे भाई जब तूने एग्जिस्टेंस चेक किया तो एविडेंस होने चाहिए, ये अंग्रेजी में लिखेंगे कि एविडेंस तुझे करना क्या चाहिए था, आप मुझे बोलोगे सर हारिस आपको ये करना चाहिए था और एविडेंस लाने चाहिए थे। मैंने बोला अच्छा, मैं तो सब नीचे करके खड़ा हूँ, आप सुना रहे हो ना मुझे। हाँ, तो फिर आप पता है आप, मैं बोला सर अब क्या करूं, जल्दी बताएं इफ्तारी का टाइम हो रहा है। आप बोलोगे जा बेटा फर्दर प्रोसीजर लगाओ, क्या लगाओ, 1 सेकेंड बेटा, इधर कॉमन सेंस, अब फर्दर प्रोसीजर कौन से लगाओगे, जो होंगे नहीं, इनवॉइस है ना। अब आप, मैंने बोला सर अब बताएं क्या करूं, आप बोलोगे जा फिजिकली, सॉरी इंस्पेक्ट करो ताकि फोटोग्राफिक एविडेंस लेकर आओ, यानी कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में जो मिसिंग एविडेंसेस होंगे ना उसके प्रोसीजर आप मुझे बताओ, यानी कि यहां पर ओपन हो गई है बस समझ में? तो फर्क है कि नहीं है सवाल? अच्छा ये 1 मिनट, मैं ये नहीं कह रहा बेटा कि यही रिक्वायरमेंट्स आएंगी, प्लीज आई एम नॉट सेइंग दैट, कुछ अलग रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, मुझे उसका नहीं पता, वो आप लेकिन आउट ऑफ द स्कोप नहीं होगा कुछ। जी इज इट डन? अच्छा ये नहीं, इस किस्म की चीजें, जैसे एक सवाल था, आई रियली लाइक दैट क्वेश्चन, इतना कि बहुत सारी चीजें एक सवाल में पूछी हुई हैं, एक्सक्यूज मी, सवाल पता है क्या था? दो तीन केसेस दिए हुए हैं बड़े बड़े, और एक पहली रिक्वायरमेंट ये थी, ये वाली, कमेंट ऑन द और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, इकट्ठी। और फिर तीसरी चीज थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताओ टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपने कर लिया है, कंट्रोल में डेफिशिएंसी बताओ, क्या बताओ बेटा, कंट्रोल है हल्का सा, उस लेवल का नहीं है जैसा
F8 में था डेफिशिएंसी रिकमेंडेशन, वो एक सवाल में आ गया तो आ गया। तो इस किस्म की चीजें ना वो आपके पास इसमें थी, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2-3 टाइप के क्वेश्चन है बस समझ में, दैट्स द पॉइंट। एनीवेज, आपके पास कभी एक सवाल आता है ऑडिट रिपोर्ट का, ऑडिट रिपोर्ट का एक सवाल आ सकता है। एक ऑडिट रिपोर्ट का सवाल क्या है, एक ऑडिट रिपोर्ट का सवाल बेटा ये है, जैसा F8 में होता है बिल्कुल वैसा ही है। आपको एक इशू दिया है, क्या दिया हुआ है, और आपसे कहा है कि अगर ये मामला हल नहीं होता ना तो ऑडिट रिपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जल्दी जल्दी देखो, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन 2-3 के बारे में थे, 1 तो खत्म हो गया ना, 50 नंबर तो हमने ले लिया ना। अब आगे बढ़ो, आप टॉप करने जा रहे हैं। इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट इफ, अच्छा ऑडिट रिपोर्ट में ना यहाँ पर ट्रिपल ए में एक और सवाल आता है, इसके चांसेस कम है आने के, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कम है सवाल हम करेंगे सवाल इसमें, लेकिन इस तरह के सवाल है, आने के चांसेस कम है। एक दूसरा नेचर का क्वेश्चन है वो ज्यादा है, क्योंकि वो F8 में उस तरह की चीजें आती नहीं थी। आपको दिया जाएगा ऑडिट रिपोर्ट बनी हुई, बनाने को नहीं आएगी ऑडिट रिपोर्ट, मेरा मतलब है ऑडिट रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट होगा, पूरी इतनी लंबी ऑडिट रिपोर्ट कितनी बड़ी कभी F8 में मैंने आपको दिखाई थी। अच्छा यहाँ पर ना मैं बच्चों को ऑडिट रिपोर्ट पढ़ाते ही एक्चुअली वाली से हूँ, वो हैंडआउट साइड पे एक्चुअल ऑडिट रिपोर्ट, बिकॉज फर्क है सवाल के नेचर में, F8 के बच्चों को देते भी नहीं है, यहाँ पर हैंडआउट ही वही होता है दूसरे ऑडिट रिपोर्ट के साथ। तो उसमें आपको ना ऑडिट रिपोर्ट बनी भी आएगी और आपको बोला जाएगा इवेल्युएट द ऑडिट रिपोर्ट। अगेन तुम कौन हो, ऑडिट मैनेजर, मैं हारिस तुम्हारा जूनियर। आप मैनेजर ने मुझे बोला हारिस हनीफ ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर, मैंने ऑडिट रिपोर्ट तैयार की, मैं तुझे दूंगा मैनेजर को, तो तू मैनेजर भाई आगे किसको देगा, पार्टनर को देगा, पार्टनर ने साइन करना है, यस और नो, ठीक है। तो मैं कौन हूं, फर्म की हायरार्की ना, हु आर यू, आप कौन है, आप ऑडिट मैनेजर है, आपने मुझे बोला ऑडिट सुपरवाइजर जरा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट तो तैयार कर, मैं आपका जूनियर थोड़ी इनएक्सपीरियंस, तो मैंने ऑडिट रिपोर्ट तैयार की और आपको दी, सही है। अब आप उसको क्या कर रहे हो, फिर मुझे सुना रहे हो, ये देख तूने कैसी रिपोर्ट बनाई, तो तू खुद बना लेना भाई। तो यानी कि आपका सवाल ये आएगा इवेल्युएट द ऑडिट रिपोर्ट, इवेल्युएट द ऑडिट रिपोर्ट। जैसे एक छोटी सी मिसाल दूं, वैसे आपको याद है ऑडिट रिपोर्ट टाइटल एड्रेस ओपिनियन बेसिस, मैंने लिखा इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स, सबसे पहला लिख दिया मैंने ओपिनियन पैराग्राफ, फिर मैंने लिख दिया कैम, फिर मैंने लिख दिया बेसिस फॉर ओपिनियन। आप बोलोगे ओ भाई बेसिस पहले आता है, कैम ये गलती है। यानी कि यकीनन ऑडिट रिपोर्ट जो आपको बनी हुई होगी सवाल में जो दी होगी उसमें गलती होगी, आपको क्या करना है, एवेल्युएट करवाना। तो ये बेटा क्रिटिकली अप्रेज द ऑडिट रिपोर्ट। जी बेटा क्रिटिकली इवैल्यूएट द व्हाट, ऑडिट रिपोर्ट। ये आपके पास एक सवाल है, कुछ स्पेसिफिक मैटर्स भी आ जाते हैं बेटा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो स्पेसिफिक मैटर्स है ना उसकी मैं आपको रिक्वायरमेंट नहीं बता सकता, कुछ अजीब रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, लेकिन इट इज वेरी मच सिंपल, मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये जो चैप्टर्स है ना, ये ऑडिट रिपोर्ट के रिव्यू के, ये क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ 2-3 के जो रिव्यू के चैप्टर्स हैं, कैप्टन की बुक को एग्जाम गाइड लिखी हुई है, क्योंकि मैं ही आपको बता दूंगा तो कैप्टन इस नेचर का क्वेश्चन आ सकता है, ये खुद कैप्टन में लिखा हुआ है बस, यानी कि वो एग्जाम फोकस उसको पढ़ना होता है। जो स्पेसिफिक मैटर्स लाइक गोइंग कंसर्न, ये लिखा हुआ है सब। अब गोइंग कंसर्न आएगा, पता नहीं सवाल में क्या आएगा, है ना, लेकिन ज्यादा ये है ना कि गोइंग कंसर्न के वो क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है वगैरह, सब्सिक्वेंट इवेंट्स एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, आ सकता है, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा अब पता है क्या है,
अब आपके पास अदर एरियाज भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? लाइक अदर असाइनमेंट्स, अदर असाइनमेंट्स, पता नहीं यार, हो सकता है फॉरेंसिक ऑडिट उठ के आ जाए। कितने अदर असाइनमेंट बोले थे मैं अभी, आपको याद है? 4। ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट, PFI, PIF, और प्रोस्पेक्टिव और सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑडिट। एक मिनट, पता नहीं क्या आएगा, लेकिन एक अदर असाइनमेंट एक्सपेक्ट जरूर करना। एक्सपेक्ट करना, मुझे नहीं पता आएगा नहीं, लेकिन एक्सपेक्ट करना। कभी हो सकता है ड्यू डिलिजेंस आ जाए, हो सकता है 3 अटेम्प्ट तक आए नहीं ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक आ जाए, मतलब उसमें कुछ नहीं कह सकते, ये वो नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छा, मार्क्स 10 नंबर कह सकते हो, 10 नंबर तक कह सकते हो अदर, 10 से 12 नंबर कह सकते हो अदर असाइनमेंट्स। इज इट डन? एक और सवाल आ जाता है आपके पास, वो पता है क्या? वो कह रहा है इवैल्यूएट एक्सक्यूज मी, एक मिनट, ये क्या लफ्ज लिखा बेटा मैंने? लफ्ज क्या लिखा हुआ है? क्वालिटी ऑफ ऑडिट। आपको पता है, एक छोटा सा लफ्ज लिखा है क्वालिटी। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज क्वालिटी ऑफ ऑडिट? एनीवन? भाई ऑडिट क्वालिटी क्या मतलब? अगर मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, अच्छा, अगर आप थोड़ा सा गेस करके समझ लो ना क्या है, और वन ऑफ माय फेवरेट रिक्वायरमेंट, उसकी वजह बता दूं क्या रिक्वायरमेंट है? इवैल्यूएट या कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट परफॉर्म्ड। ठीक है, क्या ये? ऑनलाइन बच्चे ने एक लिखा है चैट बॉक्स में, बेटा अहमद आपने सही लिखा है, जो भी लिखा है मैं बताता हूँ क्या है। क्या ये? नहीं। हाँ, और बोलो, और आगे बोलो। ऑनलाइन बच्चे ने लिखा, क्या लिखा हुआ है? ओवरऑल ऑडिट, यानी कि यू कैन कॉल इट लाइक 360 डिग्री एस्पेक्ट ओवरऑल ऑडिट। ध्यान से सुनना, मैं आपको एक मिसाल दूं। बेटा इधर एक केस आया, बस इसके बाद अभी मॉफ कर। एक केस आया, सुनो, पता नहीं क्या केस है। रिक्वायरमेंट क्या है बच्चे? एक्सक्यूज मी, देखिएगा बेटा, रिक्वायरमेंट क्या है? इवैल्यूएट द क्वालिटी। आप नहीं बोलोगे? अच्छा, इवैल्यूएट मतलब थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुई है अंदर। आप मुझे बोलोगे अरे सनीफ तुमने मटीरियलिटी सही नहीं निकाली, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, सैंपल आपने ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। यार आप कैसे आदमी हो यार, आपके पास शेयर्स पर ऑडिट करने के एथिकल चीजें है कि नहीं? प्रोसीजर ऐसे नहीं ऐसा, यानी कि हर चीज पूरा निचोड़ है। ऑडिट साइकिल याद है? एक्सक्यूज मी, ऑडिटर अपॉइंट होता है, इंगेजमेंट लेटर बनता है, प्लानिंग होती है, TOC होता है, सब्सटेंटिव होता है, रिव्यू होता है, ओपिनियन होता है ना? अपॉइंटमेंट को तो छोड़ो, ऑडिट रिपोर्ट को भी छोड़ो, AEL से लेकर एंड तक हर चीज ओवरऑल ऑडिट है। यानी कि इस सवाल में आपने जो बोला है ना, आपने कम बोला है, और बोलना चाहिए था। मैंने प्लानिंग सही से की थी या नहीं की थी, मैंने मटीरियलिटी सही निकाली थी या नहीं, मैंने प्रोसीजर सही लगाए थे या नहीं, मैंने एविडेंस सही कलेक्ट किया या नहीं, मैंने इसमें एथिक्स भी आ जाएगा थोड़ा सा, यस और नो? यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स क्या बोल दिया ये पूरा का पूरा? ओवरऑल ऑडिट क्वालिटी। ओवरऑल ऑडिट क्वालिटी ये चीज कहलाती है आपके पास कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट परफॉर्म। जजमेंट, आपको पता है एक चीज होती है जजमेंट, तुमने बिल्कुल सही बोला, मटीरियलिटी ऑडिटर की जजमेंट है। ऑडिटर की, मैंने आपको दे दिया मटीरियलिटी, तो आप मुझे बोलो कि तुम्हारी जजमेंट किधर है? मतलब मैंने लाख रुपए मटीरियलिटी निकाली है, मेरी जगह ये भाई होते हैं इसको तो 1.5 लाख, सही है? तो मैं लाख रुपए को जस्टिफाई तो करूँ ना, ये 1.5 लाख को जस्टिफाई तो करे, वो किधर है? फिर मटीरियलिटी में एक और चीज पड़ी थी, अब मैं तुम्हें एक सवाल की बता देता हूँ। एक सवाल था, उसमें मटीरियलिटी का लिखा हुआ है, पता नहीं 1 या 1.5 मिलियन मटीरियलिटी थी, और नीचे क्या लिखे, इट वॉज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ऑडिट। जबकि
ऑडिट मटेरियलिटी में लिखा है कि आपको वक्त और हालात देखिए मटेरियलिटी को रिवाइज करें, चेंज नहीं। चेंज का मतलब होता है स्क्रैच से चेंज करना, रिवाइज मतलब जरूरत पड़े तो उस जगह पर एडजस्टमेंट्स करना। तो आप मुझे बोलोगे यार हारिस नहीं, तो आपने पूरे ऑडिट में 1.5 मिलियन की मटेरियलिटी रखी थी, ये तो सिनेरियो चेंज हुआ, तो तुमको रिवाइज करनी चाहिए थी, वो नहीं की है। कांस्टेंट रखने के पीछे रीजन क्या है? आई बात समझ में? दैट इज द पॉइंट। तो ये जो क्वालिटी ऑफ ऑडिट है ना, क्वालिटी ऑफ ऑडिट इज नॉट द टॉपिक, मतलब ये टॉपिक क्वालिटी का है, क्वालिटी ऑडिट का है, ये रिक्वायरमेंट अंदर कितनी चीजें, मतलब इससे ऊपर मैंने जितना कुछ देखा सारा आ सकता है। अब वो देखा जाएगा भाई केस कितना डीप है। केस इधर एक छोटी सी मिसाल, एक्सक्यूज मी, क्रिटिसाइज करना मुझे, एक्सक्यूज मी सुने, आपने मुझे बोला सर हारिस ये कंपनी ने मशीन खरीदी है, जाके चेक करके आओ। गौर से सुनना, कंपनी ने मशीन खरीदी है, मुझे बताना क्या चीज मिसिंग है। तो आप मुझे बोलोगे यार आपकी ऑडिट क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैंने मशीन चेक की, मैंने देखा उस जैसी तमाम मशीन पे स्ट्रेट लाइन है, कंपनी ने स्ट्रेट लाइन लगाया, एग्जिस्टेंस देखी, कॉस्ट देखी, और डेप्रिसिएशन भी देखा। क्या देखा? डेप्रिसिएशन, 4 साल पुरानी मशीन है, लाइफ उसकी 15 साल है, मैनेजमेंट से लाइफ डिस्कस भी की है, डेप्रिसिएशन भी देखा है, हर चीज देखी है, हर एविडेंस आपके सामने ले आया। आपने बोला नहीं है ये सही है, ये सही है, सही है, इसमें कुछ मिसिंग नजर आ रहा है? इनवॉइस देख ली, हाँ, बैंक स्टेटमेंट भी है, हाँ सर आरिस ये सर आरिस ये टेंजिबल नॉन करंट एसेट था, आपको ये तो देखना चाहिए था कि कहीं इम्पेयर तो नहीं हो गया है, बस समझ में। यानी कि एनसीए पर कौन कौन से स्टैंडर्ड लग रहे हैं, यही तो चीज है। अब एक सेकंड मैं किसी बच्चे से भी पूछूं कि तुम्हें इम्पेयरमेंट नहीं आता, ऐसा होगा? नहीं आता है। यानी कि अब मैंने यार लफ्ज क्या लिखा है बच्चे, आप बोलोगे सर हारिस आपने ये इनवॉइस देखी है, एसिड की एग्जिस्टेंस देखी है, ये तमाम चीजें बिल्कुल सही है, आपने मैनेजमेंट से डिस्कस किया था मशीन सही चल रही है या नहीं, कहीं कहीं इम्पेयर तो नहीं हो गया, डिड यू चेक दैट? मैं कहूंगा नहीं, ये ऑडिट क्वालिटी में फॉल्ट आ गया। आई बात समझ में? दैट इज द थिंग। आप मुझे बोलोगे सर हैव यू चेक्ड वेदर देयर इज एनी इंडिकेटर फॉर द इम्पेयरमेंट और वेदर यू हैव एनी हैड अ डिस्कशन? आई सेड यस, डिस्कशन किए थे। आप बोलोगे तो ऑडिट क्वालिटी, क्योंकि बेटा टेंजिबल नॉन करंट एसेट एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर 16 भी लगता है, 36 भी लगता है ना समझ में? तो जो एरिया आ रहा होगा ना, आसान तरीका सोचने का, जो सब्जेक्ट का जिक्र किया जा रहा होगा ना या जिस चीज का, आप देख लो उस पर कौन कौन से स्टैंडर्ड लागू होते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड लग सकते हैं, तब जाकर के जो है ना वो आपके पास ये चीजें आ जाती है। तो इट्स काइंड ऑफ ओवरऑल ऑडिट। ठीक है, दैट्स द थिंग। चलो भाई ऑनलाइन बच्चे बेटा ये था आपके पास चीजें अबाउट द सिलेबस एंड ऑल दैट स्टफ। बाकी जो है टाइम वाइम का जो आपको बता देंगे, ठीक है सर, फिर हम आपको बता देंगे, ठीक है। अच्छा एक मेरी बात सुनो, स्टडी मटेरियल, किताब पढ़ने की जरूरत, आप ऑनेस्टली आप लोगों ने एसबीआर में बुक पढ़ी थी? जरूरत थी बुक? वो पढ़ी नहीं थी, पढ़ी भी थी, पढ़ी भी थी। वाह कितने 19 छोड़ दिए थे सर? पक्का है? चलो अच्छी बात है अगर आपने सही टेक्स्ट को फॉलो किया था तो। अच्छा इसमें ना मैं आप क्या जी, अच्छा अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, देखो इसमें आपने एसबीआर पढ़ा, आपको पता है सवाल थ्योरेटिकल नहीं होता है, पूरा पूरा 100% पेपर, या 100% ना भी बोलूं 90 to 95% क्या होता है, केस स्टडी। आई बात समझ में? अब जैसे हम कभी पढ़ेंगे ना रिस्क, क्या इस स्टेज पे आके आप किताब से इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन पढ़ोगे? फायदा है ही नहीं। वो डेफिनेट अगर मैं एफएड की क्लास में पढ़ा तो 1 घंटा लगता है डेफिनेशन समझाने में, अगर तुम्हें याद हो तो। इधर मैं आपको 5 मिनट में बोलूंगा यार, और इधर वो थोड़ी को सवाल आएगा कि डिफाइन इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, इसका तो है ही नहीं। बल्कि मैं कभी कभी डेफिनेशन लिखता भी नहीं, बुलेट पॉइंट्स में खत्म, डायरेक्ट केस स्टडी पर आता है। तो आपको सवाल में ये थोड़ी पूछा जाएगा कि मटीरियलिटी लिखो, जैसे एफएड में बोलता हूँ बेटा ये नॉलेज बेस्ड है, इधर इस किस्म की डिस्कशन में आती है ना समझ में? सो आई वुड रेफर कि अगर आपको बुक पढ़नी वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप एटलीस्ट किताब खोल के ना कंटेंट्स देख लो। क्या देख लो यार, पूरा पूरा होते होता है तमाम चीजें, दैट्स द थिंग। बाकी उससे ज्यादा मैं रेकमेंड करूंगा उसमें आप 2 सवाल अगर सॉल्व करो ना, वो आपकी अचीवमेंट है, ठीक है, दैट्स द। हाँ एक चीज है जिसको आपने रिवाइज करना है, एंड दैट इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या चीज है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
मैं बेशक मुझसे हार्ड कॉपी में ले लेना, सॉफ्ट कॉपी में ले लेना, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये मेरे एक स्टूडेंट था ट्रिपल ए का, कुछ अटेम्प्ट पहले, उसने एज ये देखो आपको नजर आ रहा होगा, कुछ 59 पेजेस हैं, 55 पता नहीं कितने। तो इसमें क्या है, एक सेकेंड, एस जो बीपीपी की बुक है ना, बीपी की वर्क बुक, उसके पीछे समरी होती है आखिरी में चैप्टर, उस बच्चे ने सॉफ्ट कॉपी में ना सारे स्टैंडर्ड्स की समरी बना दी, अपने लिए बना दी, बोला सब बच्चों को भी ठीक है। ये IAS 8 समरी में लिखा हुआ है, ये क्या आ गया 15 आ गया, ये 5 में बल्कि बोल के आपने रिकॉल कर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि SBR का रजिस्टर खोल के पढ़ने बैठ जाओ भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हल्का फुल्का इधर चलते फिरते, ये देखो IAS 16 36 आपने हल्का सा उठा के देख लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पता है क्या होता है, पैटर्न ये होगा। अब देखो जैसे जैसे सवाल आ गया, सवाल है रिस्क असेसमेंट का, क्या है, तो मैं जैसे IAS वो आ गया 20, कौन सा बोरिंग कॉस्ट 23, तो मैं आपको पहले जनरल स्पेसिफिक बोरिंग्स बता दूं, बोलूंगा भाई ये चीजें हैं, समरी हो गई, चला पे खत्म आ गया। IAS 21 का केस आ गया तो मैं आपको बता दूंगा बेटा स्पॉट रेट है, ये रेट है, ये रेट है, ये रेट है, इस सिनेरियो में ये है। अब स्टैंडर्ड इतना डीप है, कोई भी स्टैंडर्ड इतना डीप है, जैसे जैसे सवाल आता जाएगा पैटर्न वही है, पहले मैंने क्या डिस्कस करना होगा, अकाउंटिंग, उसके बाद ऑडिट, और ऑडिट में वही तरीका, मैटर, करेक्ट अकाउंटिंग, रिस्क और उसका इम्पैक्ट है, बस समझो ऐसा सिंपल वे। तो खैर ये मुझसे अभी नहीं, बाद में ले लेना, बाकी हल्का फुल्का जो है ना वो उसको रिकॉल कर लेना, ठीक है। चलो भाई, बाकी जो है ना वो शेड्यूल वगैरह में एक बार सर से डिस्कस करके आपको बता देंगे, ठीक है। चलो खुदा हाफिज।